नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 18 से लेकर 22 नवंबर 2021 तक के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस वर्ष तक अफ्रीका में मधुमेह के मामलों की संख्या बढ़कर 55 मिलियन अर्थात 134% की वृद्धि अनुमानित होगी। 55 मिलियन की वृद्धि और 134% की वृद्धि अनुमानित की गई। किस वर्ष तक होगी? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, 2045 तक अफ्रीका में 55 मिलियन क्या हो जाएंगे? डायबिटीज के मरीज होने की अनुमान जताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2045 तक अफ्रीका में मधुमेह के मामलों की संख्या बढ़कर 55 मिलियन वर्तमान से 134% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है। यह तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। यह शरीर उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। इसे 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, टाइप 1 मधुमेह या टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 यह तब होता है जब अग्नाशय से पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। टाइप 2 यह मधुमेह का सबसे आम प्रकार है जिसमें शरीर उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी तौर पर उपयोग नहीं कर पाता है। इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। टाइप 2 मधुमेह होने का मुख्य कारण मोटापा और व्यायाम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज न करना होता है। 1921 में इंसुलिन की खोज टोरंटो विश्वविद्यालय में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिक और मेडिकल छात्र चार्ल्स बेस्ट ने की थी। 1923 में डॉक्टर बेंटिक को इस खोज के लिए प्रोफेसर मैकलियोड के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए सर्बेरस का संबंध निम्न में से किस विकल्प से है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, एक बैंकिंग ट्रोजन है सर्बेरस। सर्बेरस मालवेयर एक बैंकिंग ट्रोजन है। यह मुख्य तौर पर क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे विधिक डाटा चोरी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ट्रोजन एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर होता है। यह डाटा को चोरी करने, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या उसे बाधित करने का कार्य करता है। बैंकिंग ट्रोजन एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। इसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने वाले ग्राहकों की गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही क्रिप्टो करेंसी से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो पहला पॉइंट हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके प्रबंधन के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बी है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है। तो राइट है, ये रॉन्ग है क्योंकि अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी ने की है। सी है, इसमें लेन देन संबंधी जानकारी को फुट ब्रिज किया जाता है। तो ये भी सही है। डी है, क्रिप्टो करेंसी केंद्रित डाटाबेस में सुरक्षित होती है। तो ये भी सही है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ए, गलत कथन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी के प्रबंधन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की है। इस संबंध में उन्होंने प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम उठाने का आह्वान किया है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है। इसमें लेन देन संबंधी जानकारी को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत मतलब इनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, जो भी कोई जानकारी होती है विकेंद्रीकृत डाटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है डिसेंट्रलाइज तरीके से। इसके क्या क्या लाभ होते हैं? तेज और किफायती लेन देन होता है इसमें क्रिप्टो करेंसी में। लेन देन के लिए बैंक के किसी अन्य माध्यम की या भूमिका की आवश्यकता नहीं होने से लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना सस्ता है। निवेश गंतव्य इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित है और पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टो करेंसी की कीमत तेजी से बढ़ी है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी हाल ही में एक पसंदीदा निवेश का गंतव्य बना हुआ है और भारत में लगभग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले जो लोग हैं इनकी संख्या 10 करोड़ है। ओके, विश्व में सबसे ज्यादा। एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी क्रिप्टो करेंसी की उच्च मांग के चलते इसकी कीमतें काफी हद तक बढ़ी हैं। ऐसे में लोग खर्च करने की तुलना में अधिक क्रिप्टो करेंसी रखना पसंद कर रहे हैं। इसका प्रभाव अपस्फीति कारक हो सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लमखागा दर्रा ट्रैक निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, उत्तराखंड। क्यों था ये चर्चा में? यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी। हाल ही में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियानों में लमखागा ट्रैक में 21 ट्रैकर्स की मृत्यु हो गई है। लमखागा दर्रा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में अत्यधिक ऊंचाई वाला दर्रा है। इसकी ऊंचाई के कारण
से हिमालय में से सबसे कठिन ट्रैकों में से एक माना जाता है। यह हर्सिल उत्तराखंड और किन्नौर हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 से 16 नवंबर 2021 के बीच किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, फ्रांस के द्वारा। याद रखिएगा, देखिए पहली चीज तो ये कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की जो बैठक है उसकी मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस करेगा। ये इसका कौन सा एडिशन होगा? तो ये 7वां एडिशन होगा, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ओके, कहाँ होगा ये? तो ये होगा रीयूनियन में। 15 से 16 नवंबर 2021 के बीच फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण के प्रमुख सम्मेलनों की मेजबानी पेरिस में की जा रही है। पेरिस के रीयूनियन द्वीप में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा इस सम्मेलन की बैठक रीयूनियन द्वीप पर की गई। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है। यह पहल समुद्री सहयोग को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है। IONS 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, मतलब 2 वर्षों में एक बार होता है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र से लगे 24 सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने और मानवीय सहायता और आपदा राहत का भी कार्य करता है। IONS 2008 से 2010 के बीच इसकी अध्यक्षता भारत के पास थी। 2010 से 2012 संयुक्त अरब अमीरात, 2012 से 2014 दक्षिण अफ्रीका, 2014 से 2016 ऑस्ट्रेलिया, 2016 से 2018 बांग्लादेश और 2018 से 2021 ईरान। फ्रांस ने जून 2021 से 2 वर्षों के लिए इसके कार्यकाल की अध्यक्षता ली है। ओके, अब 2021 से 2023 तक ये किसके पास रहेगी? फ्रांस के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। बताइए, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस संगठन या आंदोलन से जुड़े हुए थे? हिंदू महासभा, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में लाला लाजपत राय जी की 17 नवंबर 2021 को पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को और मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। लाला लाजपत राय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। यह मानते थे कि राष्ट्रवाद के साथ हिंदू धर्म के आदर्श एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की ओर ले जाएंगे। वह हिंदू महासभा से जुड़े रहे। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अमेरिका में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन देने का आह्वान किया। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के चलते उसका विरोध किया और असेंबली में प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने 1897 में अकाल पीड़ितों की सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। उन्होंने 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रेस परिषद मीडिया के लिए एक नैतिक प्रहरी के तौर पर कार्य करती है। प्रेस की स्वतंत्रता अन्य बाहरी कारकों के खतरों या प्रभाव से नियंत्रित ना हो, यह सुनिश्चित करती है। कौन? भारतीय प्रेस परिषद। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना का राइट आंसर होगा हमारा ए, तेलंगाना का है ये पोचमपल्ली गांव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक गांव के तौर पर चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड, स्पेन में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। पोचमपल्ली हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित एक गांव है। इसे उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत की सिल्क सिटी के तौर पर जाना जाता है।
जिन्हें इकत कहा जाता है। क्या कहते हैं इन साड़ियों को? यहाँ पर इकत कहते हैं। इकत नामक एक अनूठी शैली में बुना जाता है। इकत शैली को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए साड़ियों की इकत शैली किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना में, और किस जिले से? नलगोंडा जिले से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एनजीओ के द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट असर जारी की गई है ना? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? असर। बचपन बचाओ एनजीओ के द्वारा, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, या टाटा फाउंडेशन? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट असर 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूलों में नामांकित होने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत लगभग दुगना हो गया है। नहीं होने वाले ना, नामांकित नहीं होने वालों का दुगना हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन पैटर्न निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर क्या हुआ है? स्थानांतरित हुआ है। निजी स्कूलों में नामांकन 2018 में 32.5 से घटकर 2021 में 24.4% रह गया है। असर रिपोर्ट बच्चों को पढ़ने और अंकगणितीय कौशल के संदर्भ में ग्रामीण शिक्षा और सीखने के परिणामों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। यह सर्वे प्रथम फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा किया जाता है। यह देश भर में बच्चों के मूलभूत कौशल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्रोत है। यह 2011 की जनगणना को सैंपल इन फ्रेम के तौर पर उपयोग करता है। असर 2020 में फोन आधारित पहला असर सर्वेक्षण था। 2020 में किया था इन्होंने फोन के आधार पर, मतलब फोन से किया था ये सर्वेक्षण, है ना, मोबाइल के माध्यम से। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बहु प्रशिक्षित पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की आधारशिला रखी जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा स्टेट के लिए बहुप्रतीक्षित पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के तहत श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन का पुनर्विकास 600 लोगों की क्षमता वाला एक श्री मंदिर स्वागत केंद्र, रघुनंदन पुस्तकालय सहित जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र आदि शामिल होंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वीय गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव के द्वारा करवाया गया था। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पेगोडा कहा जाता है और उड़ीसा के ही कलिंगा जो मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। 4 धाम तीर्थ में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्या है? जगन्नाथ का पुरी मंदिर है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया से संबंधित गलत कथन का चयन करें। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर सफाई मित्र चैलेंज सुरक्षा चैलेंज अभियान शुरू किया गया है, ये भी सही है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, इसका उद्देश्य क्या है? ये नहीं है ना। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज विश्व शौचालय दिवस समारोह के एक भाग के रूप में स्वच्छ अमृत दिवस तक चलने वाला एक सप्ताह का जागरूकता अभियान है। 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का उद्देश्य, यहाँ पर इस मिशन का उद्देश्य पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छता नहीं था, क्या था? शहरों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्य को मशीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि आपको पता है कई बार सीवर लाइनों में जब जो लोग काम करते हैं इस सेक्टर में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो किसी तरीके के उपकरण या इक्विपमेंट की हेल्प से यहाँ नहीं उतरते, उनके हाइजीन का, उनके जान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसे किसके द्वारा करना क्लियर? मशीनों के द्वारा, जिससे असुरक्षित प्रवेश के कारण स्वच्छता कर्मचारियों की मृत्यु और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके, इसलिए ये लॉन्च किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड से संबंधित सही कथन का चयन करें। राइट आंसर हमें देखना है यहाँ पर, बिल्ड बैक बेटर ग्रुप ऑफ 20 द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, तो ये भी गलत है। बी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ग्रुप 7
का मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, तो ये भी गलत है। जून 2021 में G7 द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश की एक पहल है, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। हमें सही कथन का चयन करना था, तो सही कथन क्या है हमारा यहाँ पर डी है। बिल्ड बैक बेटर जून 2021 में ग्रुप ऑफ 7 G7 द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश की एक पहल है। बिल्ड बैक बेटर पहल को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य कोविड-19 राहत, आर्थिक और बुनियादी ढांचा और भविष्योन्मुखी पैकेज उपलब्ध कराना। इसे G7 द्वारा विकासशील और निम्न आय वाले देशों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस पहल के माध्यम से G7 और अन्य समान विचारधारा वाले देश इन 4 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। किस किस में? जलवायु, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लैंगिक क्षमता एवं समानता में। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही सिडनी डायलॉग में भारत की ओर से मुख्य भाषण दिया गया। किसने दिया? तो ये दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया इसमें भाषण। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में मुख्य भाषण दिया। सिडनी, ये सिडनी नहीं है ना, सिडनी डायलॉग का आयोजन 17 से 19 नवंबर 2021 के बीच किया गया। यह ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। यह राजनीतिक, व्यापारिक और विभिन्न देशों के लीडर्स को संवाद करने तथा नए विचारों के साझाकरण के लिए एक साथ लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर अपना भाषण इसमें दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है इसे इनॉग्रेटेड। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत में फार्मा क्षेत्र, भारत विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, मतलब भारत में सबसे बड़े स्तर पर जेनेरिक दवाएं बनती हैं और देशों में भेजी भी जाती हैं। यहाँ अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की मांग का 40% और यूनाइटेड किंगडम में सभी दवाओं का लगभग 25% भारत द्वारा कवर किया जाता है। भारतीय फार्मा क्षेत्र विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक उत्पादित करता है और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021 में भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल्स बाजार लगभग $82 बिलियन होना अनुमानित है। वर्ष 2024 तक इसके $65 बिलियन तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत मात्रा के हिसाब से, अगर क्वांटिटी में देखें तो हिसाब से फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। वहीं अगर मूल्य के आधार पर बात की जाए तो यह वैश्विक स्तर पर 14वें स्थान पर आता है। वैश्विक जेनेरिक बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30% से अधिक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस संगठन या संस्थान के द्वारा वाटर हीरोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किसके द्वारा किया जाएगा? बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय करेगा इसका प्रतियोगिता का आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2021 से वाटर हीरोज अपनी कहानियां साझा करें प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। वाटर हीरोज प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के जल संरक्षण और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रयासों और प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनाना है। इसके तहत पुरस्कारों के लिए प्रत्येक माह प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। पुरस्कार के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को एक प्रमाण पत्र के साथ 10,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को जल संरक्षण और प्रबंधन पर अपनी सफलता की कहानियां भेजनी होंगी। यह कार्य वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। वीडियो की अवधि अधिकतम 300 शब्दों के साथ राइट अप के 1 से लेकर 5 तक की क्या होगी, वीडियो की आपकी लेंथ होनी चाहिए 1 से लेकर 5 मिनट तक की। प्रतिभागी माईगॉव पोर्टल पर यूट्यूब वीडियो के लिंक के साथ अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं। हाल ही में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की जयंती कब मनाई गई है? ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कब मनाई गई इनकी जयंती? तो ये मनाई गई है आपकी इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
ओके। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख शख्सियत और ताकतवर नेता थी। यह देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। 1950 के दशक के अंत में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सरोजनी नायडू भारतीय मूल की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना। इनसे पहले अगर महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थी? एनी बेसेंट। और अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री के तौर पर कार्य किया था। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है, तो याद रखेंगे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु होने के बाद वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा आपका क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी। राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भूमि संवाद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल और डैशबोर्ड लॉन्च किए गए। DILRMP एक संशोधित कार्यक्रम है जिसको कैबिनेट द्वारा 21 अगस्त 2008 को देश में भू अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए मंजूर किया गया था। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का नाम अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 निम्न में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, ट्रस्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है। हाल ही में रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रस्ट द्वारा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 जारी किया गया। यह 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापारिक रिश्वतखोरी जोखिम को मापता है। पहली बार यह 2014 में दुनिया भर में व्यावसायिक समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक रिश्वतखोरी के जोखिमों के बारे में अधिक विश्वसनीय जानकारी के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, गोटेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन और विश्व आर्थिक मंच सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के संगठनों से प्राप्त प्रासंगिक डाटा एकत्रित करता है। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किस संस्करण को लॉन्च किया गया है इसके? तो ये होगा हमारा 7वां संस्करण। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। 1991 में अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसे विज्ञान भारती नाम दिया गया था। इसका एक उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अधिक रचनात्मकता और मौलिकता के लिए प्रेरित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा प्रोफेसर KI वसु के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा प्रोफेसर KI वसु का नाम। हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वनों की कटाई में पिछले 1 वर्ष में लगभग 22% की वृद्धि हुई है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर C, INPE की ये रिपोर्ट है। इसके अनुसार ये वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में ब्राजील की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी INPE की रिपोर्ट के अनुसार वनों की कटाई में पिछले 1 साल में लगभग 22% की वृद्धि दर्ज हुई है। ब्राजील के अमेजन वर्षा वनों में वनों की कटाई पिछले 15 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेजन वर्षा वन बेहद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अंतर्गत ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया, इक्वाडोर देश आते हैं। ये आप मैप देख सकते हैं। ये है क्या? अमेजन के वन। और ये कौन से देश का मैप है? ब्राजील का। ओके, ये है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया। ठीक है, तो ये क्या है? अमेजन बायोम क्षेत्र है। मैप से आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। यह उष्णकटिबंधीय वन
क्लोज्ड कैनोपी वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण भाग में लगभग 28 डिग्री तक फैले होते हैं। यह बहुत आर्द्र क्षेत्र है और यहाँ प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कुछ प्रशांत द्वीपों वाले द्वीपों पर पाए जाते हैं। अमेज़न वर्षा वन ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा है। यह उत्तर में गुआना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागरों से घिरा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के अवसर पर किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना। आंसर होगा हमारा राइट डी, उपरोक्त सभी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को, क्योंकि 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा किया। यहाँ पर अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी और किसानों को भी सिंचाई में राहत मिलेगी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के तहत प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में कई पहलों का शुभारंभ किया। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 17 से 19 नवंबर के बीच झांसी में आयोजित किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का ये क्या है? एक भाग है। यहाँ यूपी डिफेंस कॉरिडोर झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा पूर्ण की जा रही है। इसका उद्देश्य एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर होगा ये है हमारे कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विंग्स इंडिया 2022 एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय विमानन क्षेत्र, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार बन गया है। 1911 में पहली बार वाणिज्यिक उड़ान इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से डाक लेकर नैनी के लिए रवाना हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेजांगला युद्ध स्मारक पुनर्विकसित का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर 2021 को पुनः विकसित रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। रेजांगला युद्ध की वर्षगांठ 18 नवंबर को मनाई जाती है। इस वर्ष रेजांगला की लड़ाई की 59वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। चुशूल घाटी में स्थित रेजांगला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक पहाड़ी दर्रा है। इसे रेचिनला भी कहा जाता है। लद्दाख और सपनगुर झील जो कहाँ पर है? चीन की सीमा के बीच में ये दर्रा पाया जाता है। ठीक है। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना की 13 कमाऊ रेजिमेंट की टुकड़ी ने चीनी सैनिकों की कई टुकड़ियों को यहाँ हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क की लागत लगभग 11 करोड़ रुपए से अधिक रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें एक पुस्तकालय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया, जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा का गुजरात में निर्माण किया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, उत्तर कोरिया को इससे निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के कूटनीतिक तौर पर बहिष्कार की बात की और इसके साथ ही यूके भी इसका कूटनीतिक बहिष्कार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा उत्तर कोरिया को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिकों से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर कोरिया द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान टोक्यो जापान ओलंपिक खेलों में टीम भेजने से इनकार कर दिया था। इसलिए हाल ही में केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने किस राज्य में सेल गैस की खोज करने के लिए अमेरिकी कंपनी हॉलीबर्टन के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, ये की जाएगी राजस्थान के बाड़मेर में। केयर्न ऑयल एंड
गैस कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर में शेल गैस की खोज शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी हार्बिटन के साथ समझौता किया है। शेल गैस पारंपरिक कच्चे तेल की तुलना में अधिक गहराई में पाई जाती है। शेल ऑयल को टाइट ऑयल भी के तौर पर भी जाना जाता है। इसके निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैकिंग नामक प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोकार्बन को मुक्त करने के लिए तेल और गैस समृद्ध शेल चट्टानों में फ्रैक्चर की आवश्यकता होती है। रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े शेल तेल उत्पादक देशों में से हैं। भारत में कई स्थानों पर शेल गैस की खोज के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे खंबात की खाड़ी, गुजरात, असम, अराकान बेसिन, गोंडवाना क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी तटवर्ती क्षेत्र, सिंधु गंगा बेसिन। वर्तमान में भारत में शेल तेल और गैस का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा 20 नवंबर। ओके, देखो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और 20 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस दुनिया भर के बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के कल्याण में सुधार लाना है। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में बाल अधिकार अभिसमय कन्वेंशन को अपनाया। 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार विषय में अभिसमय की पुष्टि की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, आर्टिकल 44 में किया गया समान नागरिक संहिता का उल्लेख। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि समान नागरिक संहिता अनिवार्य रूप से आवश्यक है। न्यायालय ने केंद्र से इसे लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा है। यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, जमीन जायदाद, गोद लेने आदि मामलों पर लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। हिंदू पर्सनल लॉ, जिसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध पर भी ये लागू होता है, 1956 में संसद द्वारा संहिताबद्ध या पारित किया गया था। हिंदू पर्सनल लॉ को वैधानिक अधिनियमों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बनाया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी अपने नियमों और दृष्टिकोणों में मुख्य तौर पर अपरिवर्तित और परंपरागत हैं। 1937 का शरीयत कानून भारत में सभी भारतीय मुस्लिमों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। आजादी के पहले बना था ये कानून और अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा ईसाई और यहूदी भी अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के अधीन देश में आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत 2021 में सर्वाधिक संप्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किसके द्वारा जारी की जाती है? सी, विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन प्राप्त करने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संप्रेषण, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रेमिटेंस, प्राप्तकर्ता देश बन गया है। इसमें 20% से अधिक राशि अमेरिका से भारत को प्राप्त हुई है। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान आता है। संप्रेषण को आमतौर पर प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किए गए वित्तीय किसी तरह के हस्तांतरण के तौर पर समझा जा सकता है। मतलब पैसों को, आप भाई विदेश में काम कर रहे हैं तो आप अपने पैसे अपने माँ बाप, अपने परिवार, मित्रों को भेजते ही हैं वहां से कमाकर, तो इसे ही क्या कहा जाता है? संप्रेषण या रेमिटेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड किस समय तक जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सितंबर 2022 तक इस योजना को लागू किया जाएगा। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट और सेकंड को सितंबर 2022 तक जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
इसे मैदानी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले और उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक आबादी वाली पिछड़ी बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बसावट की जनसंख्या का आकार निर्धारित करने का आधार 2001 की जनगणना में दर्ज की गई जनसंख्या को बनाया गया है। इस योजना में नक्सलवाद से प्रभावित 100 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को भी जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलित किसानों की तरफ से 6 मांगों के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की गई है। यह क्या होता है? जिस पर सरकार किसानों की फसलें खरीदती है, किसी फसल का न्यूनतम मूल्य, सरकार की ओर से लाभकारी समर्थन। आंसर होगा हमारा डी। ये सभी क्या होता है? एमएसपी के फायदे होते हैं ना, यही एमएसपी होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 में इन कानूनों को संसद में वापस लिया जाएगा। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा अन्य 6 मांगे रखी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है। यह किसी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार अपनी ओर से लाभकारी समर्थन किसानों को देती है। एमएसपी यह किसानों द्वारा की गई उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना गणना पर आधारित होता है। एमएसपी के तहत 22 फसलें अनिवार्य फसलों और गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को कवर करता है। अनिवार्य फसलों में आती हैं खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी मौसम की 6 फसलें और 2 व्यावसायिक फसलें। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP एमएसपी की सिफारिश करता है, याद रखिएगा। ओके, CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके अतिरिक्त तोरिया और छिलके वाले नारियल के एमएसपी क्रमशः रैपसीड, सरसों और खोपरे के एमएसपी के आधार पर तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है। मार्टिन स्कॉर्सेस और स्टीवन सब्जोबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ओपनिंग फिल्म रहेगी द किंग ऑफ वर्ल्ड। इसका निर्देशन कार्लोस सौरांड ने किया है। किसका? द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड का। इसमें वर्ल्ड पेरोनोमा सेक्शन के अंतर्गत दुनिया भर की 55 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता का निर्णय ईरानी फिल्म निर्माता रक्सान बेनेटमेड की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे डिजिटल इंफॉर्मेशन समिट और अवार्ड्स का विषय क्या रहा है? तो राइट आंसर होगा, इसके विषय रहा था ए, टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में चौथे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट और अवार्ड्स का विषय या थीम क्या थी? टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसका आयोजन गवर्नेंस नाउ के द्वारा किया गया। इन पुरस्कारों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य श्रेणी में स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य निधि सर्वेक्षण एक ऐप है और यह एक एकीकृत स्वास्थ्य लेखा परीक्षा तथा इंटेंसिव स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य डाटा एकत्रित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ट्रैक कर समय पर कार्यवाही करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, बेरिल थंगा को। किसको? बेरिल थंगा। बेरिल थंगा को साहित्य के 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजेताओं का चयन वर्ष 2020 के लिए किया गया। 65 वर्षीय लेखक थंगा को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक ई अमादी अदुगेगी इथत के लिए दिया गया। यह उपन्यास वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ था। सरकार द्वारा स्थापित इन पुरस्कारों हेतु विजेताओं का चयन प्रख्यात व्यक्तियों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मणिपुर भाषा भारतीय संविधान के तहत 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और इसे भारत में बोले जाने वाली तिब्बत वर्मी भाषाओं में सबसे उन्नत माना जाता है।
आपका क्वेश्चन है आज का इस लेक्चर का, हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।